भी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। देखो लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल में हमने ट्रांजैक्शंस को एंट्री बना करके, लेजर बना करके, देन आफ्टर हमने ट्रायल ट्रेडिंग पीएनएल उसका तैयार कर लिया था, राइट। बेटा लास्ट क्वेश्चन यही था ना, जिसका बैलेंस शीट का टोटल हमारा 22,24,000 आ रहा था, यही क्वेश्चन था हमारा। आज इस क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से करेंगे और बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स। मैंने आपको क्या बोला था कि रिकॉर्डिंग हम या तो जनरल एंट्री बना के कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स बना के कर सकते हैं। दोनों में से किसी रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा। जिस भी बच्चे ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नोट नहीं किया वो क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ₹10 लाख। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ₹10 लाख। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जिन बच्चों ने ये लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नोट नहीं करा फटाफट से नोट करो, स्पीड से नोट करो बेटा इसे। गुड आफ्टरनून। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नोट नहीं करा, नोट कर लें। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ₹10 लाख। गुड्स परचेज इन कैश ₹3 लाख। गुड्स परचेज इन कैश ₹3 लाख। गुड्स सोल्ड इन कैश ₹12 लाख। गुड्स सोल्ड इन कैश ₹12 लाख। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमन ₹50,000। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश ₹70,000। नेक्स्ट रहेगा गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹1,60,000। जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन नोट नहीं है लास्ट क्लास में, जल्दी से नोट कर लो। गुड्स सोल्ड टू गीता ₹1,40,000। वेजेस पेड 10,000। वेजेस पेबल 5,000। सैलरी पेड 90,000। यहाँ तक नोट हो जाए तो बता देना, मैं आगे मूव कर दूँ। वेजेस पेबल 5,000। वेजेस पेबल 5,000। बेटा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अभी हम, जनरल एंट्री बेसिक हम कवर कर रहे हैं, राइट। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल एंट्री कैसे बने, और जनरल एंट्री ना बना करके अगर हम सब्सिडरी बुक्स बनाएं तो कैसे बनेंगी, और उस दौरान हम ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। जब हमारा बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी अभी हमने डिस्कस भी नहीं की है, इसके बाद हम इसे ख़त्म करते हैं चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी, और फिर हम मूव करेंगे अगले चैप्टर्स की तरफ। तो बच्चों अकाउंटिंग में जैसे रिकॉर्डिंग की बात की जाती है, रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री के थ्रू हो सकती है और रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स के थ्रू हो सकती है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं।
आगे नोट कर लो बेटा इसे। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश रुपीज 1,50,000। Commission paid 16,000. Closing stock valued at and rupees 40,000. Journalize the transactions and prepare financial statement. Furniture purchased on credit from Mahesh rupees 1,50,000. नोट हो गया बेटा सभी का? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था हमारा एग्जाम्पल जो अब तक हमने कवर किया है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स रूट। कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो तो बेटा मैं हर एक एंट्री को दिखाऊंगा आपको, उस टाइम पे नोट करते जाना। पहला पॉइंट था बेटा, मैंने आपसे क्या बोला कि हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री बना करके लेजर अकाउंट बनाना, उससे फिर हमने ट्रायल बनाना, फिर फाइनल अकाउंट बनाना। ये एक रूट हमने ऑप्ट किया। इस बार हम जर्नल एंट्री ना बना करके हम बनाएंगे सब्सिडरी बुक्स। पहली बात तो मुझे ये बताओ सब्सिडरी बुक्स होती कितनी है? कितनी सब्सिडरी बुक्स होती हैं? सन्नी देओल का एक डायलॉग सुना है घातक मूवी का, सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा। कातिया वाला, कातिया के सात भाई थे ना, तो 7 ही सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सातों को ख़त्म कर दो एक साथ। कौन कौन सी? सेल और परचेज याद रहेगा। जब सेल और परचेज तो इनके रिटर्न के लिए सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न कितनी हो गई? 4, बीआर और बीपी 6 और एक कैश बुक। बेटा पीछे वाले बच्चे ध्यान दें, कौन सी 7 सब्सिडरी बुक्स बताई थी बेटा मैंने? पीछे वाली रो में से बताओ कौन सी 7 सब्सिडरी बुक्स मैंने बताई, रिपीट करोगे? बोलो बोलो, कौन सी? अच्छा आवाज मेरी आ रही है ना पीछे तक? पीछे तक आवाज पहुंच तो रही है ना बेटा? ऐसा तो नहीं आवाज ना आ रही हो? तो मुझे उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी का सहारा ले रखा है, पीछे वाला स्पीकर काम कर रहा होगा, आवाज पहुंच रही होगी आप तक। 7 सब्सिडरी बुक्स मैंने आपसे बोले थे, नाम बताओ जल्दी से। ना ना आगे वालों को नहीं बताना, वहां तक आवाज पहुंच रही है, वो पीछे वाले स्पीकर काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ बोलो। कैश बुक और बेटा परचेज रिटर्न सेल रिटर्न हो गया, तो परचेज बुक और सेल बुक भी बता दो, बीआर बुक और बीपी बुक, राइट? 7 बुक हो गई। गलती आपकी नहीं है, जिस टाइम पर हम डिस्कस कर रहे थे आप ऑक्यूपाइड थे बातों में। तो वो जब हम कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं ना, अदरवाइज तो हम सुनते ही नहीं है, हमें लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं
आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है, लेकिन वो बस कानों तक ही जाती है, वो इधर से घुसती है और उधर से निकल जाती है, लेकिन वो ब्रेन तक प्रोसेस नहीं हो पाती। इस सच्चाई को समझो बेटा। मेरे एक बार मैं बोलना चालू कर दिया करूं, उसके बाद ना बात मत किया करो आपस में। उससे पहले अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, आप आराम से बात कर सकते थे ब्रेक में, जो मन की भड़ास थी उसे निकाल सकते थे, और जो भी बातें मन में आए करें उसे बाद में कर लिया करो क्लास के बाद, जाया मत करो घर पर। बोला पहले बात खत्म करेंगे उसके बाद जाएंगे, बट नुकसान बहुत हो जाएगा बेटा, बहुत भारी नुकसान होता है और फिर दिक्कत होती है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो कितने रुपए से किया? 10 लाख रुपए से। मुझे एक बात बताओ, इस मोहन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो 10 लाख रुपए कैश में दिए बिजनेस को। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन आते हैं। क्या बोला? कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई भी कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन है तो वो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। सेल बुक में सारी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती हैं, परचेज बुक में सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन अगर कैश में सेल और परचेज है वो कहां चली जाएगी? कैश बुक में। जनरली बच्चा क्या गलती कर देता है कि कैश में सेल और परचेज है, उसका मन करता है कि मैं इसे कहां लेके जाऊं? परचेज बुक में, जबकि ऐसा नहीं करना। अगर कैश में परचेज सेल है वो कहां जाएगी? कैश बुक में। कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन हो सब कैश बुक में जाएंगे। कैश के अलावा अगर कोई परचेज सेल है वो कहां जाएगी? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में। इसके बाद परचेज बुक और सेल बुक में। और अगर क्रेडिट में कुछ रिटर्न है चाहे परचेज का या सेल का, तो रेस्पेक्टिवली परचेज और सेल रिटर्न में चले जाते हैं। कैश में मोस्ट ऑफ द टाइम पर बिजनेस हाउसेस की प्रैक्टिस होती है, कोई रिटर्न होता नहीं है कैश में, लेकिन फिर भी अगर कोई कैश में मान के चलो रिटर्न कर दे, यू आर द अकाउंटेंट और आपको उस एंट्री का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो आप उसे कैश बुक से ही रिकॉर्ड करोगे, राइट। कैश का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैश बुक में जाएगा। क्रेडिट में सेल परचेज होंगे, सेल रिटर्न पर सेल और परचेज बुक में जाएंगे, और सेल रिटर्न परचेज रिटर्न होंगे तो वो भी कहां जाएंगे? सेल रिटर्न और परचेज बुक परचेज रिटर्न में। बीआर और बीपी का ट्रांजैक्शन आज की डेट में देखने को मिलते नहीं है, हालांकि 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ लिया था, लेकिन बिजनेस हाउसेज में आज की डेट में ट्रांजैक्शन चलते नहीं, तो ये बुक आपको जनरली बनानी ही नहीं पड़ती। क्लियर? इसके अलावा कोई भी ऐसा आइटम जो सेल बुक में नहीं जाएगा, परचेज बुक में नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न में नहीं जाएगा, सेल रिटर्न में नहीं जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा, और उनके जैसा कोई ट्रांजैक्शन आ जाए तो एनी हाउ आपको उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन है एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम बुक बना लेंगे, राइट। तो बेटा सबसे पहले जब भी हम किसी बिजनेस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग में हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल दो तरीके के होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। जनरल जर्नल का मतलब जहां हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, और स्पेशल जर्नल का मतलब है हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्पेशल जर्नल बना के कर रहे हैं, मतलब सब्सिडरी बुक्स बना करके कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन दे रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3, और यहां पर हम बना रहे हैं बच्चों स्पेशल जर्नल। और जब स्पेशल जर्नल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों? यहां पर कैश बुक। जो आपकी कैश बुक बनती है वो मोरलेस अकाउंट फॉर्मेट में बनती है, टी शेप में बनती है, जैसे आप नॉर्मली अकाउंट्स बनाते हो। पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैश बुक में कुछ कॉलम और बढ़ा दिए जाते हैं। वो क्यों बढ़ाए जाते हैं उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कैश बुक का फॉर्मेट यहां पर नोट कर लो। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम 4 कॉलम ही बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डेट कॉलम भी साथ में बनता है। डेट के साथ साथ कुछ डिटेल के कॉलम भी बन जाते हैं, राइट। डेट, पर्टिकुलर, क्योंकि हम ये जनरल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने लेजर फॉलियो नंबर ऐसे करके बनाना पड़ता है। अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट हमारे ट्रांजेक्शन्स में है नहीं, तो सिर्फ इसे टी शेप में बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
नॉर्मल हमने टी शेप में कैश बुक को बनाया, जहां पर हम डिटेल इधर मेंशन करते चले जाएंगे, अमाउंट डालते चले जाएंगे। कैश बुक के बाद क्योंकि अब हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा कैश ट्रांजैक्शन आता जाएगा वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे, और कैश ट्रांजैक्शन के अलावा कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो फिर उसकी बुक्स उसी दौरान बना लेंगे। सॉरी बेटा, सबसे पहले हम बढ़ते हैं। मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कितने लाख रुपए से? 10 लाख रुपए से। 10 लाख रुपए से जब बिजनेस मोहन स्टार्ट करता तो बेसिकली हमारे बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कैश कम होगा? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जब भी कोई असेट्स बढ़े तो उसे हम डेबिट करते हैं, ये आप जानते हो। तो जब जब आपके बिजनेस में कैश बढ़ेगा किसी ट्रांजैक्शन से तो डेबिट में रिकॉर्ड करना, और जब किसी ट्रांजैक्शन से कैश कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना। क्योंकि हमने क्या बोला, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। ये रूल्स हमने पहले सुना हुआ है, पढ़ रखा है। मोहन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए से कैश बढ़ा। ये ट्रांजैक्शन किस में? कैश में। डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन डेबिट साइड में किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल, क्योंकि ये जो कैश बढ़ा है किस वजह से बढ़ा है? कैपिटल की वजह से। तो एंट्री बनाएंगे यहां पर टू कैपिटल। कितने से? 10 लाख। कैश को इंक्रीज कर दिया, कितने से इंक्रीज कर दिया? 10 लाख से। अदरवाइज हम अगर दूसरे रूट पे जाते तो हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो तो हमने नहीं किया, हमने डायरेक्टली इसे कहां रिकॉर्ड कर दिया? सब्सिडरी बुक्स में। बेटा गुड्स परचेज किया इन कैश 3 लाख रुपए, कैश में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये 3 लाख रुपए का कैश कम हो रहा है आपका, और जब कैश कम होगा बिजनेस में तो उसे डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा? पक्का डाउट लग रहा है बेटा? जब कैश बिजनेस में कम होगा तो डेबिट या क्रेडिट? क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट होता है, और जब वो जाएगा तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो बाय, क्या नाम लिख दूं, कैसी लिख दूं इधर? परचेज। परचेज की वजह से ये पैसा कम हो रहा है, तो यहां पर सर बाय परचेज लिख दो। कितने लाख रुपए से? 3 लाख का ट्रांजैक्शन था, 3 लाख रुपए इधर रिकॉर्ड कर देते हैं। क्योंकि कैश में ही ट्रांजैक्शन था, नया कोई सब्सिडरी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटा गुड्स सोल्ड इन कैश, ये भी कैश में ही ट्रांजैक्शन है। 12 लाख रुपए का सामान बेचा कैश में। कैश बढ़ेगा या कम होगा? और कैश बढ़ेगा तो क्या उसे डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 12 लाख रुपए से। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, 50,000 रुपए। बेटा ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? अगर गुड्स परचेज फ्रॉम रमन ₹50,000 इन कैश लिखा होता तो मान लेते कैश है। जब पार्टी का नाम लिखाओ और ये ना लिखाओ कि कैश में परचेज किया है तो हम उसे क्रेडिट मानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मालूम होता है कैश में परचेज किया या फिर क्रेडिट में, क्योंकि खरीदने वाले उधर, बेचने वाले आप ही होते हो, और कोई ना कोई आप ही की टीम से होता है। तो मालूम होता है क्लियर कट के भाई कैश है क्रेडिट है। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो जब नाम लिखाओ किसी का तो साथ में इन कैश लिखा होना जरूरी है, और सिर्फ नाम लिखा छोड़ दिया तो हम क्रेडिट मानते हैं। तो ये गुड्स परचेज किया है लेकिन कैश में ना परचेज करके क्रेडिट में परचेज किया है। अब ये कैश बुक में तो जाएगा नहीं। अब इसके लिए कौन सी सब्सिडरी बुक्स बन सकती है? परचेज बुक। बात क्लियर? तो एक बना लेते हैं परचेज, और क्योंकि अगला ट्रांजैक्शन सेल का है तो दूसरी बना लेते हैं सेल। तो सेल और परचेज दोनों से रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। बेटा कैश बुक के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना, फिर आगे 2-3 लाइन की जगह छोड़ देना, जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट बना लो परचेज बुक, लेकिन परचेज बुक को टी शेप में नहीं बनाना आपने।
परचेज बुक टी शेप में नहीं बनेगी, सेल बुक भी टी शेप में नहीं बनेगी। जब जब हम परचेज और सेल की बात करते हैं तो उसमें दोनों साइड में ट्रांजैक्शंस नहीं जाते। परचेज डेबिट ही होती चली जाएगी, सेल्स हमारी क्रेडिट ही होती चली जाएगी। अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बुक बनानी है तो उसके लिए अलग बुक बनाएंगे, परचेज बुक में उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो परचेज बुक की बात करेंगे तो बेसिक कॉलम अब यहां पर बनेंगे दो, पर्टिकुलर और अमाउंट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉलम बनते हैं वो पर्टिकुलर कॉलम के साथ साथ डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फॉलियो नंबर, डिटेल कॉलम, क्वांटिटी कॉलम और अमाउंट कॉलम, जैसे जरूरत होती है उसके हिसाब से बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे लिए काम के कॉलम है परचेज बुक में, एक तो अमाउंट कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, यस या नो। अमाउंट के अलावा एक काम करो, थोड़ा सा एक डेट कॉलम इधर बन जाएगा, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई क्वांटिटी कॉलम बना दिया, अभी इसे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, और एक पर्टिकुलर कॉलम बना देते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो कॉलम हमें इस्तेमाल करने, लेकिन क्वांटिटी, लेजर फॉलियो ऐसे नंबर हमें जनरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेजर फॉलियो से बेसिकली कहाँ चला जाता है, अमाउंट यहाँ से लेजर में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें लेजर का पेज नंबर डालना पड़ता है कि भाई ये एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पर गई है, राइट। परचेज बुक बना लिया बच्चों आपने। इसके बाद अगला बुक कौन सा बना लेते हैं, सेल बुक। सारे के सारे उधार सेल हमारे किस में जाएंगे, सेल्स बुक में जाएंगे। बेटा मैं आपको ये कॉलम इसलिए डलवा रहा हूं कि आप जैसे आपको जरूरत हो उसके हिसाब से आप इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं। डेट कॉलम पहला मैंडेटरी कॉलम होता है, हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको हमें अभी बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स बुक आपने क्लियर कर लिया बेटा। इसके बाद अब हम एक काम करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आगे बढ़ेंगे। परचेज बुक की बात करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमने बात करा, एक ट्रांजेक्शन नंबर 3 तक सबका रिकॉर्ड हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 4 की बात करेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, कितना, 50,000। बेटा 50,000 का परचेज किया है तो परचेज बुक में उसे दिखाना पड़ेगा। परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, जाहिर सी बात है परचेज बुक में जाते ही वो आइटम हमारा डेबिट हो गया। जिससे परचेज किया है वो पार्टी क्रेडिटर है या डेटर है, भाई खरीद रहे हैं उससे वो पार्टी हमारा क्रेडिटर हो गया ना। क्रेडिटर्स की क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। समस्या सिर्फ एक आती है कि इधर टू लिखें या बाई लिखें। तो ये देखो कि जिस दूसरा जो अकाउंट है वो क्रेडिट अकाउंट है या फिर वो डेबिट अकाउंट है। अगर वो क्रेडिट अकाउंट है तो टू करके लिख दो, अगर वो डेबिट अकाउंट है तो उसे बाई करके लिख दो। तो जो क्रेडिटर्स के हमारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं, तो यहां पर हमने पहले रमन से परचेज किया 50 का, फिर दिनेश से परचेज किया 70,000 का। तो सिर्फ इतना करना है परचेज बुक में। इस काम को कोई भी कर सकता है क्योंकि ये परचेज रजिस्टर टाइप का आता है। जो अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा हुआ उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई जिससे भी परचेज करो टू लिखो और उसका नाम लिख दो। तो टू रमन और दूसरी पार्टी है हमारी टू दिनेश, और दोनों का अमाउंट सामने कॉलम में मेंशन कर दो, 50,000 और 70,000, 50,000 एंड 70,000। अब हमें एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्टीज के नाम इधर आप मेंशन कर दो। सेल बुक में चले बच्चों, हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन यहां तक? बेटा कुछ डाउट लग रहा है, कुछ डाउट? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। टू रमन टू दिनेश 50,000 एंड 70,000। इसके बाद हम सेल्स बुक की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अगली एंट्री में क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू श्याम 1,60,000, गुड्स सोल्ड टू गीता 1,00,000
40,000। ये क्रेडिट पर सेल किया है, तो इस सेल को हमने क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर ये कैश में सेल होता तो पीछे वाले बच्चे, बालकनी वाले, ये बताओ, क्रेडिट पर अगर हमारा, कैश में अगर हमारा सेल होता तो कौन सी वाली बुक में जाता बेटा? कैश में सेल होता तो कौन सी वाली बुक में जाता? कहां पर, सेल बुक या कैश बुक? बोलो बच्चों बोलो। अरे आंसर गलत ही तो होगा, कुछ तो बोलो, क्या फील आ रहा है? अगर हमारा कैश में सेल होता तो कौन सी वाली बुक में जाता? कैश बुक में। और जब हमारा उधार सेल है तो कौन सी वाली बुक में जा रहा है? क्रेडिट। राइट? मत करो बेटा बात किसी से भी, मैं हर बच्चे को कह रहा हूं, अगर आपको कुछ आता भी है, अगर आपको कुछ आता भी है और बात मैं आपको सुना रहा हूं तो उसे 2-3 बार सुन लो। एग्जाम के टाइम पर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मत करा करो ये तो हमें आता है बस हम बातें करना चालू करते हैं, ये मत करो बेटा। शुरुआत में ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन बाद में छोटी छोटी चीजें मुसीबत खड़ी कर देती हैं। श्याम और गीता की बात करते हैं। अब बताओ बेटा, 2 श्याम और 2 गीता लिखूं या बाई श्याम या बाई गीता लिखूं? कैसे पता चलेगा? सेल की एंट्री बनाते हैं तो पार्टी को डेबिट करते हैं, टू सेल करते हैं, तो पार्टी डेबिट मतलब डेटर्स है। और जब हम असेट्स के बारे में लिखें तो बाई करके लिख सकते हैं, डेटर्स के बारे में बाई करके, क्रेडिटर्स के बारे में टू करके लिख सकते हैं। तो बाई श्याम, ये छोटी छोटी बातें कई बार आपसे गलत करवा देती है क्वेश्चन को। बाई श्याम, बाई गीता, और कितने कितने रुपए? 1,60,000 का तो श्याम को सेल कराए, 1,40,000 का गीता को सेल किया है। राइट? चलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ सकते हैं? अगली एंट्री, बेजिस पेड 10,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों हमारी? बेजिस पेड। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या ये एंट्री कैश में है? इससे कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जब कैश कम होता है तो कैश का अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और बढ़ता है तो डेबिट करते हैं कैश बुक को। तो अब कैश बुक में ही चले जाओ, 10,000 रुपये से उसे क्रेडिट कर दो, और क्या लिखोगे? बाय कितना? 10,000 रुपये। यहां तक क्लियर हो गया, बाय वेजिस तक? इसके बाद ये नोट हो गया सभी का? बेजिस पेबल कौन सी वाली बुक में लेके जाओगे? 5,000 रुपये। बोलो बेटा, बेजिस पेबल 5,000 रुपये कौन सी बुक में जाएगी? कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल एंट्री बनेगी। अगर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड नहीं है, अगर क्रेडिट सेल से रिलेटेड नहीं है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज से रिलेटेड नहीं है, ट्रांजैक्शन दोनों के रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, बीआर और बीपी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हम अगर सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो जनरल एंट्री बनानी ही नहीं होती, कुछ एक ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री बनानी पड़ जाती है। तो अब हम क्या करें, हमारे इस क्वेश्चन में रिटर्न तो है नहीं, कैश बुक में एंट्री आएगी या फिर परचेज बुक में या सेल बुक में, बीआर बीपी हमारी है नहीं, तो मोस्टली बुक तो हमारी जो फाइनल होनी थी वो फाइनल हो चुकी है। इसके बाद से हम क्या करना चालू कर दें, एक जनरल बना लें भाई। हम स्पेशल जनरल में हमने 3 सब्सिडरी बुक्स बना ली, तो एक जनरल बनाना पड़ेगा। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बोलने में करीब करीब एक जैसा ही लगता है। जनरल का मतलब है यहां पर हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। बताओ बेटा, बेजिस पेबल की एंट्री क्या बनेगी? बेजिस एक खर्चा है और जब जब एक एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी बेजिस डेबिट, बेजिस अकाउंट डेबिट टू। अब कैश अगर क्रेडिट होता तो वो टू कैश हो जाता या फिर वो कैश बुक में ही चला जाता। कैश तो गया नहीं यहां पर, तो जिसने काम किया है उस पर्सन को क्रेडिट दे देंगे, उसके नाम को क्रेडिट कर देंगे।
बट आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो उसके नाम को क्रेडिट करते हैं, बट अगर हमने किसी से काम कराया और उससे पैसे देने तो उसके नाम को क्रेडिट ना करके उसकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये क्रेडिट तो उस पार्टी को कर रहे हैं जिसने काम किया है, बट उस पार्टी का नाम ना लिख करके इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और कितने रुपए से लिख दें बच्चों, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। नरेशन डाल दो, बीइंग एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या? किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। मैं वापस से आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। वेजेस पेबल के बाद अगली एंट्री है सैलरी पेड, कितना, 90,000। कहां जाएगी ये? पक्का कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और सैलरी 90,000 की पे करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? कैश कम होगा, जहां जहां कैश कम होगा क्रेडिट कर देंगे बाय सैलरी। कितने से? 90,000, 90,000 रुपए की सैलरी हमने क्या कर दी बच्चों, क्रेडिट कर दी। आगे हमने बात करा बच्चों, रेंट पे किया 50,000 रुपए। क्या यहां पर भी हमारा कैश कम हो गया? और इधर भी हम कैश को क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री बनेगी बाय कितना? बोलो बच्चों बोलो, कोई मुश्किल काम लग रहा है? और ये एंट्री बनाने से आसान लग रहा है? अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो तो ये सब्सिडरी बुक वाला कंसेप्ट अच्छा रहता है, बार बार एंट्री नहीं बनानी होती, बस पार्टी का नाम लिखते चले जाओ, आइटम का नाम लिखते चले जाओ। इसके बाद बच्चों, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश रुपीज 1,50,000। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई कैश का आदान प्रदान हुआ? क्या कैश का एक्सचेंज हुआ? कैश गया या आया? क्या ये परचेज है? मतलब इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो? फर्नीचर खरीदने को परचेज बोलते हैं? किसी असेट्स को खरीदने को परचेज बोलते हैं? गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं बेटा। कब बड़े हो गए आप? ऐसे ही करोगे किसी बिजनेस में जाकर के कि हम फर्नीचर खरीद के लाए, चलो कर दो डेबिट परचेज में? ऐसी गलती क्यों करते हो बार बार? असेट्स परचेज करने का नाम परचेज जरूर लिखा हुआ क्वेश्चन में, लेकिन वो परचेज नहीं होता। और परचेज नहीं होता तो परचेज बुक में नहीं जाएगा। नहीं तो आप तो कल्याण कर दोगे, कोई बात नहीं, कैश में तो परचेज है नहीं, रिकॉर्ड कर दो इसे परचेज बुक में। परचेज बुक में सिर्फ गुड्स का परचेज ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, साफ सुन लो। और सेल बुक में सिर्फ गुड्स का सेल ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। हम कभी कभी असेट्स भी सेल कर देते हैं, वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ये परचेज तो है, लेकिन फर्नीचर का परचेज है, परचेज बुक में जाएगा नहीं। कैश बुक में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कैश में नहीं है। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में कोई मतलब नहीं बनता इसका जाने का, तो इसका क्या होगा, अलग से एंट्री बनेगा। जब एक असेट्स खरीदी जाए तो असेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, उसे डेबिट कर दो, और उसके साथ साथ अगर किसी लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़े तो उसे क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी के तौर पर यहां मिस्टर महेश को क्रेडिट करना था, बट नहीं करेंगे, क्योंकि महेश को क्रेडिट करने से ऐसा लगेगा पता नहीं इससे गुड्स तो नहीं खरीदा कहीं, क्योंकि वो सिंपल नाम क्रेडिट है। इसकी जगह पर हम क्या क्रेडिट कर देंगे, वेंडर लिख देंगे। तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि इससे असेट्स खरीदा था। तो एंट्री बनेगी इसकी बेटा 1,50,000 से, और जब एंट्री बनेगी असेट्स इंक्रीज हो रहा है, और जब जब असेट्स इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू, क्रेडिट किसे दें? बोला कि सर महेश को कर सकते थे, बट महेश का नाम मत लिखो क्योंकि क्रेडिटर नहीं है, इसकी जगह लिख दो टू वेंडर। कितने से कर दे बेटा? 1,50,000 बीइंग फर्नीचर परचेज।
समझ में आया या ऊपर से गया? आ गया। आगे हम बात करते हैं कमीशन पेड। कमीशन पे करोगे 16,000 का, कैश आएगा या जाएगा? कमीशन पे किया 16,000 का, बच्चों ने कहा कैश जाएगा, तो मैंने कहा फिर कैश बुक ओपन कर लो और क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कमीशन। क्या बच्चों मैं ठीक बोल रहा हूं? बच्चे कह रहे हैं सर बेकार की मोह माया है, न कुछ आना न कुछ जाना, रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। इस मोह माया से बाद में जाके अच्छी खासी माया प्राप्त होती है। माया समझते हो ना बेटा? मनी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट द एंड ₹40,000। ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किया गया, और वो भी कितने से? 40,000 रुपए से। बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि उधार परचेज करोगे तो कहां जाएगा? परचेज बुक में। बात क्लियर? कैश में परचेज करोगे कैश बुक में जाएगा। कैश आइटम कैश बुक में जाएंगे, क्रेडिट वाले आइटम परचेज सेल और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में बीआरबीपी है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक वर्क के लिए कहीं ना कहीं हमको अलग से एंट्री बनानी पड़ेगी, वो भी कितने का? 40,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या असेट्स होता है? बोलो बच्चों बोलो, क्या क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होता है? ओपनिंग स्टॉक असेट्स नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, क्योंकि उसी ईयर कंज्यूम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड में बचता है जो नेक्स्ट ईयर जाकर यूटिलाइज होना है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? असेट्स। और जब एक असेट्स बढ़े तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, राइट। अब मुद्दा ये आता है कि सर क्रेडिट किसको करें? जब जब हम क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करते हैं तब तब हम परचेज को क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है और उस एक्सपेंसेस को हम परचेज बुक में या कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है अब तक। लेकिन ईयर एंड पर जो सामान बच गया, इसका मतलब उतना हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ। भाई हम यही तो कहते हैं, इधर से खरीदो उधर सेल करो। तो सारी सेल को हम कहां दिखा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सारी परचेज को कहां दिखाएं? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ऐसा परचेज जो हमने परचेज तो किया लेकिन सेल नहीं किया, तो इसका मतलब वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर जब सेल करोगे उसे, तब उस साल के खर्चे में दिखा देना, हाँ या ना? तो ऐसा कितना परचेज बचा हुआ? 40,000। तो उसको आप स्टॉक के तौर पर दिखा सकते हो कि भाई हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया कितने से? 40,000। और साथ ही साथ में जो परचेज के नाम से जो खर्चा था वो कम हो गया, टू परचेज। जब हमारा खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। कितने से? बीइंग एंट्री मेड फॉर क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बच्चों बोलो, यहां तक रिकॉर्डिंग में किसी को कोई समस्या? अकाउंटिंग के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है? समराइजेशन। ये स्टेप सबको मालूम है ना? रिकॉर्डिंग भी दो तरीके से होता है, या तो जनरल एंट्री बना के या सब्सिडरी बुक्स बना के। तो आज मैंने जो रिकॉर्डिंग समझाया आपको वो सब्सिडरी बुक्स बना के समझाया। हालांकि सब्सिडरी बुक्स बना करके सारे अकाउंट, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकते। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं हमने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करे, और जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते उसके लिए फाइनल सॉल्यूशन क्या है? फिर जनरल ही है, जनरल एंट्री बनानी ही पड़ती है। तो जो हमारे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए वो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, और जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए सब्सिडरी बुक्स में, उनके लिए हमने क्या बना ली? जनरल एंट्री। पिछली बार जब यही काम किया था उसमें बहुत टाइम लगा था। देखो ये आपके सामने इसी की सारी जनरल एंट्री हमने बनाई थी, राइट। और यहां आके हमारी जनरल एंट्री खत्म हुई थी। लेजर तो अभी भी बनेगा, एज इट इज लेजर अभी भी बनेगा, लेकिन जनरल एंट्री में शायद आप समझ पा रहे होंगे और बहुत सारी एंट्री होती तो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती। यहां पर हमने 3 एंट्री बनाई, एक सेल बुक बना दी, एक परचेज बुक बना दी और एक कैश बुक। बहुत सारी जनरल एंट्री हमारी अवॉइड हो गई। क्लियर है?
अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, और फिर इनको बैलेंसिंग करने के बाद इनका जो टोटल है उसे हम कहाँ लेके चले जाएंगे, लेजर में लेके चले जाएंगे, राइट। तो इसके बाद अब स्पेशल जर्नल बनाने के बाद अब हमको क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। याद रखो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपके एग्जाम में आ सकता है, कैश बुक सर्व द पर्पज ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है अगर आपने मेंटेन कर ली तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जर्नल का काम करती है। और अगर कैश बुक बना रखी है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, तो ये लेजर का भी काम करती है। तो एग्जाम में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसका जस्टिफिकेशन दे पाओगे। हालांकि जब थ्योरी की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में आपने सारी जनरल एंट्री बनाई थी, इस क्वेश्चन में जब आपने कैश बुक बना ली तो बहुत सारी जनरल एंट्री आपको नहीं बनानी पड़ी। और देखो, ना ही अब मैं लेजर में कैश अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर देगा। लेजर में बाकी सारे अकाउंट बनाए जाएंगे कैश अकाउंट को छोड़ करके। अगर कैश बुक में कैश और बैंक बैलेंस मेंटेन कर रखें तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो फिर सर लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, आप बता सकते हो मुझे? अब सर पता कैसे करें? बेटा, पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, कैश बुक को तो छोड़ ही दो, इसमें जो जो नाम आता जा रहा है सबके अकाउंट बनाओ। पहला नाम क्या है, कैपिटल, दूसरा नाम क्या है, सेल्स, राइट। तो एक कैपिटल अकाउंट बनाओ, दूसरा बनाओ सेल्स अकाउंट। बनाओ बेटा कैपिटल अकाउंट। अब इसे टी शेप में ही बनाओगे। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, सेल्स अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, एक तरफ से सारे आइटम्स को पिक करना है। पहले ये सारा खत्म कर दो कैश बुक के अकाउंट्स। परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, परचेज अकाउंट। वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। परचेज, वेजेस, सैलरी हो गया, इसके बाद रेंट और कमीशन। इसके बाद रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन सारे अकाउंट खत्म कर लिए बेटा हमने कैश बुक से। अब वापस से आ जाओ परचेज अकाउंट। क्या हमने परचेज अकाउंट बना लिया है? क्योंकि जब परचेज इधर आ रहा है तभी बन चुका है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सेल बुक को देखो, क्या हमने सेल अकाउंट पहले ही बना लिया है? तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। अब जनरल एंट्री में आ जाओ, बेजिस अकाउंट हमने पहले से बना रखा है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। बेजिस, आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट पहले बना रखा है क्या? अभी नहीं बनाया, तो इसे बनाओ, आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट के बाद बेटा फर्नीचर अकाउंट पहले से बना रखा है, वेंडर अकाउंट पहले से बना रखा है, तो दोनों बना लो। फर्नीचर अकाउंट,
इसके बाद हमारा वेंडर अकाउंट, वेंडर के बाद क्लोजिंग स्टॉक और देन फिर परचेज। तो परचेज तो पहले से बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बना लो। हो गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक तक? जल्दी से बताओ। बोलो बच्चों बोलो, हो गया? अब एक तरफ से बैलेंसिंग करना चालू करते हैं। मैंने क्या बोला, कैश बुक बनेगा तो जनरल का काम करेगा और लेजर। जनरल की बैलेंसिंग नहीं होती, जनरल का टोटल फॉरवर्ड होता है, लेजर की बैलेंसिंग होती है। तो कैश बुक की तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कैश बुक की जब बैलेंसिंग करेंगे तो टोटल लगाएंगे दोनों साइड। दोनों साइड में से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कौन सा ज़्यादा है? डेबिट साइड 22 लाख रुपए ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 4,66,000 को माइनस कर लो 22 लाख में से, कितना आएगा? 17,34,000। 17,34,000 बाय बैलेंस सीडी। जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट यहां तक? परचेज बुक की बैलेंसिंग नहीं होगी, परचेज बुक का टोटल से एंट्री जाती है परचेज अकाउंट में। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? जाहिर सी बात है, खर्चे का अकाउंट है, सोचने समझने की जरूरत नहीं। खर्चे और लॉस के अकाउंट डेबिट होते हैं, इनकम और प्रॉफिट के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, असेट्स के अकाउंट डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो परचेज का बैलेंस डेबिट है, तो जितना भी ये टोटल आएगा वो टोटल कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में, राइट। एक तो हमने कैश बुक की बैलेंसिंग कर दी। कैश बुक की बैलेंस के अलावा कैश बुक में जितने भी अकाउंट हैं सारे के सारे पोस्ट होंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट में। क्लियर? लेकिन पहले परचेज बुक और सेल बुक को क्लोज कर देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसके एक एक अकाउंट को पोस्ट कर लेंगे, फिर कैश बुक ही तो रह जाएगी। परचेज से टोटल जो होगा, ये क्रेडिट परचेज है 1,20,000, 17,50, ये कहां जाएगा बेटा? परचेज में। और परचेज के कौन सी साइड में? डेबिट साइड में, ठीक है। 1,20,000 डेबिट साइड में जाएंगे, और वो कौन सी वाली बुक के डेबिट साइड में जाएंगे? सॉरी, कौन सी वाले अकाउंट के? परचेज अकाउंट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब जनरल एंट्री बनाते थे तो यहां पर इजीली लिख दिया करते थे डेबिट साइड में पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम तो इधर लिख नहीं सकते, क्योंकि एंट्री कहां से लेके आ रहे हैं? परचेज बुक से। तो क्या लिखना चाहिए? नॉर्मली जब एंट्री बनाते थे, जैसे हमने मोहन से परचेज किया तो मोहन डेबिट टू परचेज, सॉरी परचेज डेबिट टू मोहन, और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आगे टू मोहन लिख दिया करते थे। अब टू मोहन तो लिखेंगे नहीं, तो यहां क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज। और ये परचेज कहां से लेके आ रहे हैं? परचेज बुक से। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितना? 1,20,000 का टोटल लगाया था, 1,20,000 रुपए इधर लिख देंगे। और ऐसा करके हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,20,000 से। करना भी चाहिए था, जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को ही डेबिट करना चाहिए था, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसके बाद अगली सब्सिडरी बुक्स की, ये हो गया इतना बेटा सभी का। ये सन्ड्रीज क्यों लिखा? क्योंकि एक एक पार्टी का नाम नहीं लिखा, हम टोटल लेके आए हैं, तो टोटल में सन्ड्रीज लिख दिया कि जिन जिन लोगों से परचेज करा है सबका नाम
हमने सन्ड्रीज के नाम से दिखा दिया। सन्ड्रीज का मतलब होता है वेरियस, हिंदी में बोल सकते हैं विविध। तो वेरियस लोगों से जो परचेज किया, वेरियस पर्सन से जो परचेज किया, वो सारा का सारा एक साथ दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेल बुक में चलते हैं। सेल बुक का टोटल लगा लो 3 लाख। और ये क्रेडिट होता है, सेल एक इनकम होता है, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट में से, क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। जल्दी से बताओ बेटा कितना? 3 लाख। मुश्किल काम है? कोई कर पाओगे? किसी की भी अकाउंटिंग करोगे तो ये बेसिक स्टेप परफॉर्म कर पाओगे? हाँ है ना बेटा? कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अगर मन में कोई शंका रही जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, तो आगे जा करके फिर किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके अकाउंट बिजनेस की सारी अकाउंटिंग हम कर देंगे। जैसा भी कुछ मन में डाउट आ रहा हो मुझे बता देना, मैं एक अनदर एग्जांपल लेके या किसी अनदर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, तो सेल्स और परचेज का टोटल पोस्ट कर दिया। ये समझ में आया? इसके बाद अगले ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। सेल पे पोस्ट कर दिया, परचेज पोस्ट कर दिया, जर्नल एंट्री भी लगे हाथों पोस्ट कर लेते हैं, कैश बुक के आइटम्स को बाद में पोस्ट करेंगे, राइट। जर्नल एंट्री में बेजिस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना है टू आउटस्टैंडिंग बेजिस, आउटस्टैंडिंग बेजिस के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय बेजिस। या तो ऐसे पोस्ट कर लो। बताओ डाउट बताओ बेटा क्या है? हाँ बोलो, कौन सा वाला दिखाना है? ये हो गया? अभी सेम पेज पर है हम, वापस आ जाएं। ये जनरल एंट्री अगर पोस्ट करनी है तो इसे कैसे पोस्ट करोगे बेटा? एंट्री है बेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बेजिस, तो ये क्या कहती है एंट्री? खुद से बोल रही है कि बेजिस अकाउंट को डेबिट करो, आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट को क्रेडिट करो। अब 2 अकाउंट आपके लेजर में पड़े होंगे, एक आउटस्टैंडिंग बेजिस और एक बेजिस अकाउंट। चलते हैं बेजिस अकाउंट को डेबिट करने के लिए, चलें। बेजिस अकाउंट के पास पहुंचे और हमने बोला कि बेजिस अकाउंट जी आपको डेबिट करना है, तो बताओ इस साइड वैल्यू लिखूं या इस साइड? भाई डेबिट तो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, डेबिट तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इस साइड जहां अगर डेबिट करना है तो इसी साइड वैल्यू लिखना पड़ेगा मुझे। तो बेजिस अकाउंट को कितने से डेबिट करना है पहले ये तो देख लो, 5000 से डेबिट करना है। लेकिन बेजिस अकाउंट में बेजिस अकाउंट का नाम तो लिखा नहीं जाएगा, तो उसके साथी का नाम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कितना? 5 है 6? और आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट को क्या बोला जा रहा है? इसे क्रेडिट करो। तो आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट के पास पहुंचो पहले तो, और उससे बोलो कि मुझे तुम्हें क्रेडिट करना है। आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट बोल रहा है कर दो फिर, तो बाय, अब आउटस्टैंडिंग बेजिस नाम तो इसमें लिखेंगे नहीं, तो उसे बाय बेजिस लिख देंगे। क्लियर? मुश्किल है काम ये? अगली एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। बोलो बच्चों बोलो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम क्या करते हैं कि फर्नीचर वाली एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को जाके करना है डेबिट कितने से? 1,50,000 से, और वेंडर के अकाउंट को जाके करना है क्रेडिट कितने से? 1,50,000 से। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं पहले। क्या हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है? बोला जी बनाया है।
1,50,000 से करेंगे डेबिट, तो डेबिट साइड में 1,50,000 लिख दिया। लेकिन फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो फर्नीचर का तो नाम लिख नहीं सकते, तो किसका नाम लिख दें? वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करना है तो क्या नाम लिखें? बाय फर्नीचर। क्रेडिट करना है ना, तो क्रेडिट साइड में 1,50,000 रुपए दिखा दिए। बताओ बच्चों, मुश्किल टास्क है? हो गया। इसके बाद बच्चों अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को करना है डेबिट और परचेज अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट की तरफ चलते हैं कि हे बंधु तुमको डेबिट करना है। क्लोजिंग स्टॉक ने बोला तो फिर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, कितने से? 40,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो किसका नाम लिखेंगे? और परचेज अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखना है? 40,000। ठीक है, और वहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? बाय क्लोजिंग कितना? 40,000, 40,000। देखो बेटा, ये एंट्री पोस्ट हो गई लास्ट वाली, सेकंड लास्ट एंट्री पोस्ट हो गई, थर्ड लास्ट पोस्ट हो गई। सेल्स अकाउंट का कल्याण कर दिया, परचेज अकाउंट इनसे भी नमस्ते कर ली। अब बताओ रहता क्या है? कैश बुक का टोटल हमने वर्कआउट कर लिया। अब इसके इंडिविजुअल अकाउंट की पोस्टिंग रहती है। कैपिटल अकाउंट को पोस्ट कर ले। कैपिटल अकाउंट को जाकर के हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो जितने भी डेबिट आइटम है, डेबिट साइड में जो आइटम लिखे हैं वो उन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके पोस्ट होंगे। भाई कैश बुक ही तो डेबिट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी कैपिटल कैसा बैलेंस है? लायबिलिटी का बैलेंस है, क्रेडिट होना है। सेल्स कैसा बैलेंस है? इनकम का बैलेंस है, क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब हमने कैश बुक में जिन आइटम्स को डेबिट किया वो अपने अकाउंट में जाके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखो 10 लाख रुपए। कहां है कैपिटल अकाउंट? इसके क्रेडिट में जाके लिखना 10 लाख। लेकिन कैसे लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, क्योंकि ये कैश बुक से लेके आ रहे हैं कितना? 10 लाख। बेटा जो भी अमाउंट सब्सिडरी बुक से आएगी उसमें सन्ड्रीज वर्ड इस्तेमाल होगा। क्लियर? जो भी आइटम, और जब कोई नॉर्मल एंट्री से आ रहा होता है उसमें अकाउंट सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां सन्ड्रीज नहीं लिखते। ऐसे ही अगला है हमारा सेल्स, कितना? 12 लाख। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 12 लाख से, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। उधार वाला कहां से आया? पर सेल बुक से। तो कैश वाला कहां से आएगा? कैश बुक से। कितने से? कहां खो गए बेटा? कहीं खो गए? जल्दी से वापस से रिज्यूम कर लो। कितना स्लो स्लो तो कर पा रहा हूं, फास्ट लग रही है स्पीड। सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग डन, और इसके साथ साथ हमारा कैश बुक का लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। परचेज, परचेज खर्चे का अकाउंट है, और जो इसमें लिखा हुआ खर्चा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ये सारे आइटम एक्सपेंसेस, तो ये सारे आइटम डेबिट होंगे। तो परचेज को डेबिट करेंगे 3 लाख से, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में चलो और क्या लिखो? टू सन्ड्रीज एज पर कितने से बेटा? बोलो बच्चों बोलो। 3 लाख का परचेज था। बोला सर 3 ही लाख लिखा है, और बेजिस कितना? 10,000 का। बेजिस कितना? 10,000 का। तो परचेज में तो एंट्री डाल दी 3 लाख से, बाय सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। सेम में बेजिस में भी एंट्री डालो, कितने से? 10,000 से।
और वही लिखोगे टू सन्ड्रीज एज पर कितने से एंट्री बनेगी 10,000। इसके बाद बेजिस के बाद सैलरी 90,000। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में चलो और क्या लिखोगे टू सन्ड्रीज कितना अमाउंट आएगा 90,000 का अमाउंट आ रहा है। उसके बाद 50,000 का रेंट और 1,16,000 ना, 50,000 का रेंट और 16,000 का कमीशन, राइट। तो रेंट अकाउंट में चलो बेटा, कहां गया रेंट अकाउंट, इधर गया। तो टू सन्ड्रीज कितना आएगा 50,000 का रेंट था तो 50,000 इधर दिखाया, कमीशन कितना 16,000। तो टू सन्ड्रीज कितना 16,000। मुबारक हो बेटा, आपने सारे के सारी पोस्टिंग कर दी है। बैलेंस को पोस्ट मत कर देना बस, राइट। सारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और फिर लास्टली कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो एक एक आइटम कमीशन तक पोस्टिंग हो गई आपकी। अब ऑलरेडी कैश बुक का तो टोटल आपने लगा रखा है, बाकी सारे लेजर अकाउंट्स बताओ बेटा। परचेज बुक लेजर अकाउंट है, लास्ट रो परचेज बुक लेजर अकाउंट है। अच्छा, परचेज बुक लेजर अकाउंट है। कितने बच्चे हाँ वाले जरा हैंड रेज करना, और ना वाले कितने बच्चे हैं, मतलब ना 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 हाँ। परचेज बुक लेजर अकाउंट है, मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा ये परचेज बुक लेजर अकाउंट है या सब्सिडरी बुक्स है। बेटा जनरल है, ये लेजर कैसे हो सकता है। एक ही बुक ऐसी होती है जो जनरल एज वेल एज लेजर का काम करती है, दैट वाज द कैश बुक। मैंने यही बोला ना, कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ जनरल एज वेल एज लेजर। लेकिन परचेज बुक को हम लेजर नहीं बोल सकते। बैलेंसिंग किसकी करते हैं, लेजर की करते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग करी, इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। इसका टोटल लगा के इसका खेल खत्म कर दिया हमने, कोई बैलेंस नहीं निकाला इसका। इसके बाद ना ही सेल बुक का बैलेंस निकाला। अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होते तो बैलेंस उनका भी नहीं निकालते, और जनरल एंट्री का तो बैलेंस निकलता ही नहीं है, हाँ है ना। इसके बाद यहां से लेजर अकाउंट स्टार्ट हो गए। अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वर्कआउट करेंगे। अगर इसमें क्रेडिट साइड में फिगर है तो बैलेंस किधर आ जाएगा, डेबिट में। लेकिन डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखा जाएगा वो डेबिट बैलेंस नहीं होगा, वो क्रेडिट ज्यादा होने की वजह से डेबिट में बैलेंस आया तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। चलो बेटा बैलेंस वर्कआउट करो। अभी 10 लाख रुपए, तो इधर क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी या सीडी। कोई बीडी वाला बच्चा नहीं है, हैं? अरे एक आध तो होना चाहिए। अच्छा बोला सर डेबिट साइड में नहीं लिखते, क्रेडिट में बताओ। चलो पहले तो भी क्रेडिट आया ही नहीं, सेल्स को बैलेंस कर लो। 12 और 3 15 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना आएगा 15 लाख। इधर ध्यान दे लो बेटा, कई बार बोल चुका हूं आज की क्लास में। इधर ध्यान दे लो,
क्लास के बाद बहुत वक्त होता है हमारे पास। 1,20,000 और 3 लाख मिला के कितना हो जाएगा बेटा? एक समय होता है और वो समय निकल जाता है, उसके बाद पछताना ही रह जाता है, कुछ नहीं होता। तो समय को पहचानो, इस टाइम पर वो एज है आपकी, कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, करोड़ों की वेल्थ अपने अंदर प्रकट कर सकते हो आप, जो धीरे धीरे सारी लाइफ आपको मिलती रहेगी। और ये वो टाइम है कि आप चाहो तो फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो। लेबर क्लास की तरह पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स को या तो घर की रोटियां बनानी पड़ेंगी, सुबह से लेकर शाम तक सारे दिन काम करना पड़ेगा, और शाम को आके कोई भी कह दे क्या काम किया, घर में ही तो रहते हो। और मेल कैंडिडेट्स को और फीमेल कैंडिडेट जॉब भी करने जाओगे ना, नॉर्मल वाली जॉब करने जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक जॉब करवाएगा बंदा, और कितने पैसे देगा? 25-30 हज़ार रुपये मुश्किल से, मैक्सिमम। फिर जॉब करने के बाद घर की जिम्मेदारी भी संभालना, क्योंकि 25-30 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता। फिर वहाँ सारे काम खुद अपने आप करने पड़ेंगे, मेड नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो सर्विस नहीं ले सकते। और जहाँ पर सैलरी या अर्निंग आपकी 2-4 लाख रुपए पर मंथ की होती है ना, तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होती, आप दूसरों से आउटसोर्स करा सकते हो। जो बेकार के इधर उधर के ऐसे काम होते हैं ना, कि कपड़े भी धुलाने के लिए कोई और लगा दो, खाना बनाने के लिए कोई और लगा दो, लेकिन रिसोर्स होगी तब ना। तो लाइफ में ये वो टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पर थोड़ी मेहनत कर ली तो आगे वाली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो क्या है, आगे वाली लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बदले में रिटर्न नहीं मिलेगा। मेहनत ज़्यादा होगी, रिटर्न कम होगा। इसीलिए अभी कुछ टाइम तक मेहनत कर लो। और ये लाइफ ना, ऐसा लगता है हमको कि सर बेकार की बात है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। बट 12th क्लास तक सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी करी है पढ़ाई की, वो आपकी मजबूरी थी। 12th के बाद अब यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, पढ़ना पढ़ना आपके ऊपर होता सब कुछ। 12th वाले टीचर्स तो नोटबुक बनाओ, दिस करो दैट करो, नहीं तो यहाँ मार्क्स नहीं देंगे, वहाँ मार्क्स नहीं रहेंगे। 12th क्लास तक तो ये सिस्टम होता है कि टीचर, बच्चा क्लास में पढ़ने जा रहा है, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस खराब आए तो बच्चे को तो बेइज्जत किया ही जाता है, बच्चे के माता पिता को बुला के ही बेइज्जत करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है, जिनके अच्छे मार्क्स आ गए उनके पेरेंट्स को तो तारीफ कर दी जाती है, बहुत अच्छा कर रहा है आपका बच्चा। और जिनके खराब मार्क्स आते हैं, बच्चा तो सुनता ही है, तो घर पे ध्यान नहीं देते हो आप अपने बच्चे पर। अरे टीचर तुम हो, पढ़ा तुम रहे हो, पेरेंट्स क्या ध्यान दें उस बच्चे पे? लेकिन उधर सुनते हैं ना हम, तो वो एक फॉर्मेलिटी है। अगर वहां पर पेरेंट्स ने जरा सा सुना दिया ना, तो कहेंगे अपने बच्चे को ले जाओ, जिस जिस स्कूल में पढ़ाना है उसमें पढ़ाओ, हम अपने में नहीं पढ़ाएंगे। और हो सकता है उसका सर्टिफिकेट भी ऐसा बना के दे दें कि ये तो पेरेंट्स का बिहेवियर खराब है, बच्चे का बिहेवियर खराब है, दूसरा स्कूल एडमिशन भी ना ले। तो वहां प्रेशर में कोई कुछ बोलता भी नहीं है। आगे आके हम हो जाते हैं फ्री। बोला ज्यादा सुनाओगे तो बतेरी कोचिंग है, कहीं भी पढ़ लेंगे, तुम्हारा काम है, पैसे दे दिए, अपना काम करो, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं हमारे ऊपर फोकस मत करो। देखो बेटा, नो डाउट मैं जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकता, लेकिन ये वो टाइम है कि आप जो है अपने आप से जागना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स में अगर एजुकेशन यहाँ गेन कर ली, नॉलेज अगर यहाँ पे जनरेट कर ली, एफर्ट्स आपने लगा लिए, तो आगे बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर थोड़े से रिलैक्स हो गए तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2-4 साल की बात होती है, अब मेहनत कर लो, फिर सारी लाइफ सुखी रहोगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम अभी भी सुखी हैं, तो अपने पेरेंट्स से जाके आज कहना कि ना एक ना यूएसए की ट्रिप करने का मन कर रहा है, ठीक है, पैसे वैसे थोड़े से दे दो और घूम के आ जाते हैं। और यूएसए तो छोड़ो, वो आपसे दिल्ली से बाहर नाइट स्टे करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे आपको। एक काम करो, चुपचाप पढ़ाई कर लो, एक दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते। और मैं ओपनली चैलेंज से कह रहा हूँ, कुछ सफल हो जाओ, कुछ बन जाओ, आप कोई जॉब अचीव कर लो, अपने आप को प्रूव कर दो, वही पेरेंट्स आपको संसार के किसी भी कोने में जाने से मना नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें आपके ऊपर आपने प्रूव कर दिया, ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई अब बच्चे को हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा कर लो बेटा मेहनत, फायदा आप ही का है। हमने सेल्स अकाउंट को बैलेंस कर लिया, इसके बाद परचेज बुक को बैलेंस कर लेते हैं बेटा। परचेज बुक को जब बैलेंस करेंगे, एक साइड का टोटल कितना आ रहा है 4,20,000, एक साइड का टोटल कितना है 40,000। 4,20,000 में से 40,000 माइनस करो, कितना बचेगा 3,80,000। बाय बैलेंस क्या लिख दूं, बीडी सीडी? सीडी। जब भी बैलेंस वर्कआउट किया जाता है कैरेट डाउन ही लिखते हैं, या तो इधर से इधर या इधर से इधर लेके आएंगे। नेक्स्ट ईयर अकाउंट में लेके जाते हैं तो ब्रॉड डाउन बोलते हैं, बेजिस अकाउंट।
15,000। बाय बैलेंस सी डी, इधर कुछ आइटम है नहीं तो 15,000 का बैलेंस आ जाएगा। सैलरी 90,000। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, प्रीति मैम के साथ शेयर मत करना। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूँ, पता नहीं कि सर आपकी ऐसे बुराई कर रहे थे। प्रीति मैम को चपाती बनाना नहीं आता। जिस दिन हमारे घर मेड ना आए ना, उस दिन घर में रोटियां नहीं बनती, बाहर से मंगानी पड़ती है। काम कैसे चल रहा है? कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ना कभी मेहनत कर ली है, तभी तो काम चल रहा है। और नहीं करी होती तो खुद बनानी पड़ती। तो चाहे कोई भी पर्सन हो, स्टूडेंट लाइफ में हार्डवर्क बहुत मायने करता है, बहुत मैटर करता है। और मुझे इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है, खाना मिलना चाहिए। कौन बना रहा है इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कभी कभार ट्राई किया जाता है, जैसे अकेजनली शौक में, तो वो ना इंडिया पाकिस्तान का सा नक्शा बन जाता है। फिर पूछा जाता है कैसा लग रहा है, मैं बहुत अवेसम, अच्छा मस्त, इससे बढ़िया तो लग ही नहीं सकता कुछ। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सारी चीज़ें छुप जाती हैं अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर टैलेंट है, नॉलेज है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब बेकार की चीज़ है, इंसान को सोचना चाहिए जब हमारे पास अच्छा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो छोटे छोटे काम तो कोई भी कर देगा। और जब क्या होता है, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, फिर हम पैसे सेव करते हैं कि इसको दूसरों से ना करवा के खुद ही कर लें। फिर हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी मेहनत का। रेंट अकाउंट की बात कर लेते हैं बेटा। बाय बैलेंस सीडी 50,000 का बैलेंस निकाला। कमीशन अकाउंट की बात कर लेते हैं, 16,000 का टोटल लगाया। बाय बैलेंस सीडी 16,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट की बात करते हैं, 5,000। टू बैलेंस सीडी। फर्नीचर अकाउंट की बात करते हैं, 1,50,000। बाय बैलेंस सीडी 1,50,000। वेंडर अकाउंट की अगर हम बात करें, 1,50 का क्रेडिट बैलेंस है, और इधर टू बैलेंस सीडी। आप कर रहे हो ना बेटा कि पहले से कर रखा है? अच्छा, वेरी गुड। एक और अकाउंट है, इससे बैलेंस कर दो। सारा मैच कर गया था, कुछ गड़बड़ थी? सारा ही मैच कर गया था, गड़बड़ थी? मैच कर गया था। होशियार बच्चे हैं इसका मतलब आप, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करोगे फिर तो। 40,000 यहाँ तक हो गया सभी का। अब हम एक काम करके देखते हैं, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तब तो हमारी अकाउंटिंग ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया तो हमने अकाउंटिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और जल्दी से टैली करो इसे।
बेटा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही बात होती है, और हर एक अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लेके जाना पड़ता है। कैश बुक का बैलेंस है 17,34,000। मुझे ये बताओ, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? 17,34,000 डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है बेटा? क्यों डेबिट क्यों है? क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट होना चाहिए ना बेटा, क्रेडिट साइड में लिखा है क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट क्यों है? सर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसीलिए डेबिट साइड का एक्सिस रहा 17,34,000 से क्रेडिट पर, तो इसीलिए बैलेंस कैसा है? डेबिट। तो हमेशा बैलेंस तो अपोजिट साइड में ही जाएगा ना, डेबिट साइड ज़्यादा होने पे तभी तो इधर बैलेंस आ रहा है, इसीलिए इसे डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। 17,34,000 आप इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। टू कैश 17,34,000। बेटा कैश बुक का बैलेंस परचेज बुक बैलेंस में जाएगा नहीं क्योंकि ये लेजर नहीं है, सेल्स बुक बैलेंस में जाएगा नहीं क्योंकि ये लेजर नहीं है, एंट्रीज कभी बैलेंस में जाते नहीं, ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट जाते नहीं है। कैपिटल अकाउंट ये हमारा लेजर है, इसका बैलेंस जाएगा। कैपिटल का बैलेंस कितना है बच्चों? 10 लाख। और ये डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल कितना? 10 लाख। सेल्स का बैलेंस कितना है बेटा? 15 लाख। डेबिट है या क्रेडिट है ये? सॉरी, बाय सेल्स 15 लाख। सेल्स के बाद बेटा परचेज का बैलेंस 3,80,000, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है डेबिट बैलेंस है 380। तो टू परचेज 3,80,000। परचेज के बाद बेटा बेजिस का बैलेंस अगेन 15,000 कैसा है? डेबिट बैलेंस। टू बेजिस 15,000। बेजिस के बाद सैलरी का बैलेंस 90,000, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। टू सैलरी 90,000। सैलरी के बाद अगला बैलेंस रेंट 50,000 का डेबिट बैलेंस, राइट? 50,000 का डेबिट बैलेंस। टू रेंट रेंट 50,000 था, 50,000 ही था, हाँ। कमीशन 16,000 डेबिट बैलेंस। टू कमीशन 16,000। कमीशन के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है 5,000 बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस। और इसके बाद बच्चों क्या है हमारा? फर्नीचर बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस कितना? 1,50,000। और फर्नीचर के बाद वेंडर, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस 1,50,000। वेंडर का बेटा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इस साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस 1,50,000, तो बाय वेंडर। वेंडर के बाद अगला है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस कितना? 40,000। टू क्लोजिंग स्टॉक। टोटल लगा दो बेटा, 25, 26,55,000 है क्या? देखना जरा।
बेटा एक गड़बड़ और आपके ने इसमें हो गई है अभी। हमने क्या किया है, हमने कुछ अकाउंट और नहीं बनाए अभी। जैसे सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी, हमने इन पार्टीज का डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट और बनाने थे, 4 अकाउंट। 4 अकाउंट और बनाओ इसमें। भाई हमने जब कैश बुक के अंदर से सारे ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया, तो अभी रमन और दिनेश कहाँ पोस्ट करे हमने, और साथ ही साथ श्याम और गीता कहाँ पोस्ट करे। जल्दी से पोस्टिंग करो, इनके इनके लेजर अकाउंट भी बनाओ। कोई बात नहीं, ये ट्रायल बैलेंस के बाद जो जगह बनी है ना, इधर बना लो। 4 अकाउंट बनाने हैं आपने। रमन, रमन के बाद बेटा कौन है, रमन, दिनेश, श्याम, गीता। श्याम और गीता। रमन, दिनेश, श्याम और गीता, 4 अकाउंट और बनेंगे आपके। अब देखो, जब भी हम परचेज करेंगे किसी से, वो हमारा डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। जब भी हम किसी से परचेज करेंगे, वो हमारा डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर। तो रमन के अकाउंट को क्रेडिट करना है और दिनेश के अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,000 और 70,000 से। तो रमन और दिनेश के अकाउंट में चलो बेटा। तो ये किस वजह से कर रहे हैं बच्चों, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। दिनेश के केस में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और 50,000 है। एक का पहले का 50 है, दूसरे का 50 है, और दूसरे का 70। श्याम और गीता 160 140। अब बेटा जिसको सेल करेंगे वो हमारा डेटर होगा, और डेटर का डेबिट अकाउंट होता है, तो इनके अकाउंट को, बैलेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। श्याम का टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और दोनों का लिखने के बाद यहाँ पर 160 श्याम का बैलेंस डेबिट होगा, और 1,40,000 रुपये गीता का बैलेंस डेबिट होगा। अब इनके बैलेंस जब वर्कआउट करेंगे तो 50,000 टू बैलेंस CD, दिनेश का वर्कआउट करेंगे तो 70,000 टू बैलेंस CD, श्याम का वर्कआउट करेंगे 1,60,000 बाय बैलेंस CD 1,60,000, और गीता का वर्कआउट करेंगे तो 1,40,000 बाय बैलेंस CD 1,40,000। बैलेंस वर्कआउट कर लिया। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये रमन का बैलेंस ये डेबिट है या क्रेडिट है, और दिनेश का बैलेंस ये डेबिट है या क्रेडिट है। तो इन्हें क्रेडिट साइड में दिखा दो ट्रायल में, रमन और दिनेश के नाम से। बाय रमन बाय दिनेश, कितना, और 70,000, 70,000 50,000। ठीक,
इसके बाद बच्चों दो बैलेंसेस और हैं, श्याम और गीता दोनों का डेबिट बैलेंस है कितना, 1,60,000 और 1,40,000। श्याम और गीता, टू श्याम टू गीता, 1,40,000 और 1,60,000। अब टोटल लगाओगे तो 27,75,000 का आएगा, जो कि पहला जो ट्रायल आ रहा था उतना ही टोटल आएगा। $27,75,000। बेटा एक जो नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या चलता है कि जो डेटर होते हैं ना उनकी लिस्ट अलग से बना लेते हैं और उन सारे डेटर्स के नाम की जगह एक नाम लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमने थोड़े से डेटर्स थे तो ट्रायल बैलेंस में सीधे लेके आ गए, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है जब ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है डेटर्स की तो एक लिस्ट अलग बना लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, चाहे सब्सिडरी बुक्स के थ्रू गए या फिर हम जनरल एंट्री के थ्रू, दोनों में से ट्रायल बैलेंस में कुछ इम्पैक्ट पड़ा? अब मैच कर लेना, वर्ड टू वर्ड ट्रायल बैलेंस सेम आ रहा है। इसके बाद फाइनल अकाउंट भी आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट यहाँ से आगे फिर सेम ही बनते हैं, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मेरा समझाना प्रैक्टिकली आपको ये था कि अकाउंटिंग के दो रूट होते हैं, एक तो बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स चले जाओ या दूसरा बाय वे ऑफ जनरल एंट्री। अगर कोई आपसे बोले कि जनरल एंट्री बन चुकी है इसे सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड करो तो नहीं करोगे, या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका जनरल एंट्री भी बनाओ तो नहीं बनाओगे। दोनों में से कोई एक ही काम होगा। अगर दोनों काम कर दो तो डबल इफेक्ट आ जाएगा ट्रांजैक्शंस का, मतलब चीजें डबल डबल पोस्ट हो जाएंगी आपकी, तो दोनों काम आपको नहीं करने। क्लियर है? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली याद दिला रहा हूँ, 12th क्लास में जब आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ाया गया था उसमें एक क्वेश्चन आता था कि साथ में कैश बुक बनाओ, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द कैश बुक। तो कैश बुक जब आप प्रिपेयर करते थे तो ड्यू की एंट्री बनाते थे, रिसीव की एंट्री नहीं बनाते थे, हाँ या ना? टीचर्स ने ऐसा बोला जब कैश बुक प्रिपेयर करने को बोला जाए तो रिसीव की एंट्री मत बनाना। उन्होंने रीजन नहीं बताया होगा, रीजन यही है कि जब कैश बुक हमने बना ली तो फिर कैश से रिलेटेड एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैश बुक से पोस्टिंग हो जाएगी। अब कैश बुक से कैसे पोस्टिंग होगी वो मैंने आपको समझा दिया। सब्सिडरी बुक, सेल बुक और परचेज बुक से कैसे पोस्टिंग होगी वो मैंने आपको समझा दिया, राइट? मे बी पॉसिबल ये जितना मैंने करा ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अब तक नहीं आया है और आगे भी हो सकता है ना आए, लेकिन आ जाए, तैयार रहना। 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट एक बन सकता है। 15 नंबर में कैसे बन सकता है? 5 नंबर में जनरल एंट्री दे देगा, 5 नंबर में उसका लेजर बनाने के लिए दे देगा और बोलेगा 5 नंबर में ट्रायल बैलेंस बनाओ उसी का। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो 15 नंबर का बन सकता है। आप कर दोगे, हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होगा। सिलेबस में दे रखा है, पूछा कहीं से कुछ भी जा सकता है। दूसरा, ये चीजें पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि इससे हमारा डेबिट क्रेडिट पे कमांड हो जाती है। अब हम चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आते, और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उस चैप्टर को सम अप करके अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बेसिक एंड सिर्फ थ्योरी करेंगे इसकी। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में आप बुक से ही थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, कुछ थोड़ा आप ही के फायदे के लिए काम चल रहा है उसमें, इसीलिए डिले करवा रखी है।